Our today lecture is about uncertainty principle. इस प्रिंसिपल को वार्नर हैज़नबर्ग ने 1927 में पेश किया, जो कि थ्योरेटिकल फिजिस्ट था और जर्मनी का रहने वाला था। उसने ये जो अपना प्रिंसिपल है वो डी ब्रॉय, जिसको हम डी ब्रॉगली कहते हैं, उसकी हाइपोथेसिस के बाद पेश किया, जिसमें उसको पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो है तो पार्टिकल लेकिन वेव नेचर शो करता है, जिसको डी ब्रॉय ने जो है वो थ्योरेटिकली प्रूव किया। उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वेव नेचर शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो सब एटॉमिक वर्ल्ड है, जो छोटे पार्टिकल की दुनिया है, उसका तो मजाज ही अलग होगा। ठीक है, वो जो है वो बिहेव करेगा वेव की तरह, और अगर वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसने प्रूफ किया कि अगर सब एटॉमिक वर्ल्ड जो है उसके जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह, वो अगर पार्टिकल होने के साथ साथ वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो हम उनके कोई सी भी दो एक्सपेक्ट्स जो हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है तो हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, दो एक्सपेक्ट हैं, उसको सिमुल्टेनियसली जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। और ये जो अगर एक चीज एक्यूरेट मेजर होगी तो दूसरी में एरर आएगा, और ये जो एरर आ रहा है दूसरे में, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, बल्कि हम उसको एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको उसने जो है वो इस तरह से बयान किया, नो टू एक्सपेक्ट ऑफ सब एटॉमिक वर्ड कैन बी मेजर साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी, एंड दिस फ्लॉ ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट एसोसिएटेड विद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और वो कहता है कि ये जो फ्लॉ आ रहा है इसमें, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम मीटर रॉड इस्तेमाल करते हैं और हमें पता है कि मीटर रॉड जो है वो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकता है, ठीक है, अगर आपने उससे छोटी पैमाइश करनी हो तो वो मीटर रॉड से मेजर नहीं होगी, वो एरर देगा। तो आपको उसके लिए जो है वो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वर्नियर कैलिपर जो है वो क्या करेगा, सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक सही पैमाइश देता है। अगर आपको उससे छोटी वैल्यू मेजर करनी हो तो आपको उसके लिए स्क्रू गेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो एरर आ रहे हैं ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जो सब एटॉमिक वर्ड है उसमें कोई से भी दो एक्सपेक्ट जो है उसको मेजर करो तो एक एक्यूरेट दूसरा इनएक्यूरेट जो है, वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से नहीं है, बल्कि पार्टिकल की वेव नेचर की वजह से ये एरर आता है। अब इसको जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के साथ मुआजना करते हुए वो एक्सप्लेन करता है। अगर वो कहता है कि अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी या इनएक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी को कहते हैं इनएक्यूरेसी, किसी वैल्यू की मेजरमेंट में जो इनएक्यूरेसी आती है उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। वो अगर हम बड़े जो ऑब्जेक्ट हैं, मैक्रो पार्टिकल जो हैं, उनमें अनसर्टेनिटी को देखें तो हमें पता है बड़े पार्टिकल जो हैं वो उसमें जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव नहीं करते, तो वो वेव नेचर शो नहीं करेंगे, तो उस पे क्लासिकल फिजिक्स जो है वो अप्लाई होगी। तो उसमें अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करना हो, लेट्स से कार जो है वो मूव कर रही है, अगर आपने इसकी पोजीशन को मेजर करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करने का तरीकाकार ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज हासिल करें, और उस इमेज से आप उस ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस मेजर करें, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन मेजर हो जाएगी कि वो कितने फासले पे मौजूद है। लेट्स से ये जो कार है, आप इसका क्या करें, आप इसका इमेज हासिल करें। इसका इमेज हासिल करने के आप इस पे लाइट को इंसिडेंट करवाएं, ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके इस कार का इमेज आपकी आंखों पे बनाएगी, और आप उस इमेज से इस कार तक का जो है वो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यानी कि आप पोजीशन या लोकेशन मेजर कर लेंगे, जैसे कि आजकल जीपीएस के थ्रू जो है वो हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये कार मूव कर रही है, तो अगर आप इसकी जो स्पीड है उसको इसकी मास के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका मोमेंटम भी आप मेजर कर लेंगे। तो आप विद ग्रेट एक्यूरेसी एट ए टाइम आप इस मैक्रो पार्टिकल की पोजीशन और जो मोमेंटम है उसको विदाउट एनी इनएक्यूरेसी और विदाउट एनी अनसर्टेनिटी, आप दोनों को बैक वक्त जो है वो सही मेजर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्रो पार्टिकल है उसमें जो वेव नेचर है वो शो नहीं हो रही होती है। लेकिन और एक और भी कॉन्सेप्ट है जिसको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन अगर आप अनसर्टेनिटी जो है वो माइक्रो पार्टिकल में देखें, लेट्स से माइक्रो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को डिब्रॉय ने जैसे कहा था, जब ये मूव करता है तो ये वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और अगर आपने इसको देखना है तो आप ये देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली वेव से एसोसिएट होता है, और ये अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास एक वेव जो है वो क्रस्ट और ट्रफ से मिलके बनती है, और एक वेव की लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ।
अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव में किसी भी जगह पे मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो इसको उसने कहा था कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने इसकी पोजीशन को हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो आपको इस पे एक लाइट का फोटोन इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। और फोटोन की एनर्जी एच एफ होती है और हमें पता है एच एफ बराबर होता है ए सी ओवर लैम्डा। अगर फोटोन की एनर्जी कम से कम होगी तो ये जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन को टकराएगा ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो ये फोटोन बेसिकली पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और जब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करके इसको टकराएगा तो ये इसको किक करेगा। किक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस जगह पे भी मौजूद होगा वो वहां से उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो वहां पे उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे उसकी पोजीशन जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो मोमेंटम जो है उसमें एरर आएगा। और अगर आप मोमेंटम मेजर कर रहे हैं सही तो पोजीशन में क्या आएगा, एरर, जिसको अभी हम आगे जाके देखते भी हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे जो हम माइक्रो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फोटोन उस पर टकराया और टकरा के जो है वो उसकी पोजीशन चेंज कर दी क्योंकि उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी फोटोन की उतनी ज्यादा एनर्जी और उतनी हैवी किक होगी और उतनी ही पोजीशन ज्यादा चेंज होगी। और जितनी ज्यादा वेव में पोजीशन चेंज होगी उतना उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को मेजर करना क्या होगा, उतना ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैक्रो पार्टिकल है, लेट्स से ये गाड़ी है, इस पे जैसे ही लाइट जो है वो टकराती है तो ऐसा नहीं होता कि लाइट जो है वो इस मैक्रो पार्टिकल के को जो है वो डिस्प्लेस कर दे। ठीक है। लाइट जो गाड़ी है उसका जितना मैस होता है लाइट के टकराने के बाद उतना ही रहता है। तो इसमें बेसिकली फोटोन जो है वो मैक्रो पार्टिकल के जो एटम्स हैं उनको डिस्प्लेस नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रो पार्टिकल है वो अपनी जगह से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इसलिए उसमें एक एक्सपेक्ट जो है वो एक्यूरेटली मेजर हो जाता है और दूसरे एक्सपेक्ट में क्या आता है, एरर आता है। और उसको ही हम कहते हैं वो अनसर्टेनिटी है। और इस अनसर्टेनिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं डी ब्रोगली या डी ब्रॉय इक्वेशन के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जब वो किसी वेव के साथ एसोसिएट होगा तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी होती है। अब यहाँ पे एम वी क्या है, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो वो कंटेन करता है। और जो हमारे पास लैम्डा है जिस वेव से एसोसिएट होता है उस वेव की वेवलेंथ होती है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जिस वेव से एसोसिएट है, जैसे यहाँ पे इस वेव से एसोसिएट है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा होगी। और यहाँ पे एम वी जो मोमेंटम मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, इधर आके ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एम वी इज इक्वल टू एच। यहाँ पे हमारे पास अगर आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी टाइम पे मेजर करना है, किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करनी है तो वो किसी एक वेव में मौजूद होगा। ठीक है। यानी कि वो किसी एक वेवलेंथ में मौजूद होगा। तो वेवलेंथ बेसिकली ए वो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता रही होगी। ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेवलेंथ कम होगी, जैसे यहाँ पे ये वेव देखें इसकी वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है आपने जो है वेवलेंथ कम की तो उसको मालूम करना, फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी होगा। उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगी वेवलेंथ को कम करने से। ठीक है। लेकिन इसको कम करने से मोमेंटम जो है वो उसमें इनएक्यूरेसी आएगी। वो कैसे आएगी वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है वो बेसिकली एसोसिएट होती है पोजीशन से। ठीक है। वेवलेंथ जो है वो किससे एसोसिएट है, पोजीशन से, क्योंकि वेवलेंथ को भी हम जो है वो मीटर में मेजर करते हैं और पोजीशन को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो बेसिकली करस्पॉन्ड टू पोजीशन है और मोमेंटम बराबर आता है एच बाय लैम्डा। ये जैसा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी है, ये एम भी क्या है पी, और पी बराबर आएगा एच बाय लैम्डा। तो हम कह सकते हैं पी बराबर है एच बाय लैम्डा के। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। ठीक है। और जो हमारे पास मोमेंटम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो जो हमारे पास पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है। वेवलेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो पोजीशन जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एक वेवलेंथ का जो एरिया है उसमें
अगर आप उसकी लेंथ बढ़ाते जाएं तो उसको फाइंड आउट करने वाला जो एरिया वो बढ़ रहा है, तो उसमें अनसर्टेनिटी क्या है या एरर क्या होता जाएगा, वो ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप वेवलेंथ को कम करते जाएं तो जब इलेक्ट्रॉन इसको टकराएगा, फोटोन इसको टकराएगा और इसका इमेज आंख पे बनाएगा, तो इमेज जो है और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है, वेवलेंथ अगर कम होगी तो वो इजीली डिटेक्टेबल है। उस वक्त हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है, ज़्यादा। लेकिन अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी वो बढ़ती जाएगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो मोमेंटम जो है वो कम होता जाएगा, उसमें अनसर्टेनिटी कम होगी, और आप मोमेंटम को जो है वो ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी, कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक लेवल पे, उसके लिए पोजीशन और मोमेंटम जो है वो हम उसको ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ पे एक एक्सपेक्ट जो है पैरामीटर जो है उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो रहती है और दूसरे में अगर एक्यूरेसी रहती है। तो इसको हम इस तरह से प्रूव करते हैं। लेट्स से हमारे पास अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट, अगर हमारे पास जो है वो वेवलेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड कम होगा। ठीक है, वेवलेंथ जो है वो आप देखें, इस पे फोटोन टकराया, टकरा के अगर वेवलेंथ जो है वो कम है तो इसमें आप फाइंड आउट करना है इसको क्या है, इजी। तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा एक्स में वो क्या होगी, वो कम होगी। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे ये बात जो है वो कह सकते हैं कि फॉर ग्रेट एक्यूरेसी uncertainty in the position of electron is approximately equal to the wavelength of light। ठीक है, जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है पोजीशन में डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। फॉर एक्यूरेट पोजीशन वेवलेंथ शुड बी स्मॉल। जो हमारे पास एक्यूरेट पोजीशन होगी तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल। लेकिन जब वेवलेंथ स्मॉल होगी ड्यू टू द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर है, तो वेवलेंथ स्मॉल है तो उससे जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मोमेंटम की वैल्यू बढ़ने से जो मोमेंटम है उसमें अनसर्टेनिटी क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। तो उस वक्त डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम होगा। ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आप मल्टीप्लाई करें 1 एंड 2 को, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होंगी, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पी। तो आप से देख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू लैम्डा, और मोमेंटम बराबर है एच बाई लैम्डा के, लैम्डा और लैम्डा कैंसर। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो इक्वल आएगा प्लांक्स कांस्टेंट के। ठीक है, और ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसको सब एटॉमिक लेवल पे देख रहे हैं, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स में मौजूद होते हैं, और एटम जो होते हैं वो सफियर की शेप के होते हैं, और हम बेसिकली यहाँ पे ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसको सफियर में कंटेन कर रहे हैं, और सफियर का जो एंगल होता है, क्योंकि सर्कल का एंगल हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, और उसका एंगल 2 पाई रेडियन होता है पूरे एक सर्कल का। और यहाँ पे एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का है, उसका एंगल टी रेडियन में मेजर करते हैं क्योंकि वो सॉलिड एंगल है। और सॉलिड एंगल जो हमारे पास होता है स्फीयर का वो 4 पाई टी रेडियन होता है। तो हम यहाँ पे ये जो प्लांक्स कांस्टेंट आया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, ये बेसिकली एक एटम में 4 पाई टी रेडियन एंगल में कंटेन होती है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, 4 पाई से इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास एक टर्म यूज करते हैं रिड्यूस प्लास कांस्टेंट, एच कट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है एच बाई 2 पाई। और अगर आप एच प्लास कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई 3.14 से डिवाइड करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी एच कट की 1.05 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी
एच कट की फॉर्म में अगर आपने इसको लिखना है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एच बाई 2 पाई इंटू टू, 4 पाई को 2 पाई इंटू टू यानी कि 4 पाई होगा। तो यहाँ पे एच बाई 2 पाई जो है वो एच कट के इक्वल है और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर आप जो है वो पोजीशन को मेजर कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी किस में आएगी, एक्यूरेटली पोजीशन को मेजर करें अनसर्टेनिटी मोमेंटम में आएगी जो बराबर होगी और एच कट बाय 2 के। लेकिन बुक में ये जो रिलेशन है वो लिखा हुआ है एच डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे हमने कहा कि एच बाई 2 पाई है, 4 पाई है, बुक में एच बाई 2 पाई लिखा हुआ है और एच बाई 2 पाई को उसने एच कट लिखा है, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो पूरा फैक्टर है ये बेसिकली रॉन्ग लिखा हुआ है बुक में। लेकिन बुक में न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्मूले के लिहाज से उसने सॉल्व किए हैं, आपने बहरहाल बुक वाले ये रिलेशन को इस्तेमाल करना है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है वो रिलेशन है जो एक्यूरेट है। अब जैसे अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम में होती है, इसी तरह जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए कुछ और अनसर्टेनिटी भी होती हैं। लेट्स से अगर हम इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन को मेजर कर रहे हैं और साथ में जो है वो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है उसको मेजर कर रहे हैं, तो उस वो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल आता है। और इसी तरह कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि प्लांक्स कांस्टेंट, ऐसे तमाम पैरामीटर सब एटॉमिक लेवल पे जिनका प्रोडक्ट जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल आता है, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कोई फार्मूला जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल आता है, हम डायमेंशनली उसको जो है वो करेक्ट करते हैं। अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल आए तो वो फार्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए एनर्जी फाइंड आउट करें कि जब वो मूव कर रहा होता है तो उसके पास जो है वो एनर्जी होती है, वो कितने टाइम में कितनी एनर्जी होती है। तो अगर आप एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो वो टाइम जिस में इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी रहती है उस टाइम को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। और अगर आप टाइम को मेजर करते हैं तो आपके पास एनर्जी जो है उसमें अनसर्टेनिटी आती है और ये भी बराबर होती है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसको भी हमने आगे पढ़ना है। और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम और एंगल जो है इनका प्रोडक्ट भी प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है, डेल्टा एल डॉट थीटा इज इक्वल टू एच। अब ये जो हमारे पास रिलेशन है इसको भी बुक में एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी और टाइम जो है उसमें अनसर्टेनिटी, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होती है ई इज इक्वल टू एच एफ, और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो एनर्जी बराबर आएगी एच बाई टी, और यहाँ पे टी डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई एनर्जी इंटू टाइम बराबर होगा प्लांक्स कांस्टेंट के। अगर हम जो एनर्जी है उसमें अनसर्टेनिटी आती है तो टाइम को एक्यूरेटली मेजर करें और ये हमारे पास बराबर आता है दोनों का प्रोडक्ट प्लास कांस्टेंट के। और अगर आप टाइम को एक्यूरेट मेजर कर रहे हैं तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी आती है। और इसका रिलेशन कैसे होता है इसको भी हम देख लेते हैं। अगर एनर्जी बराबर होती है E इज इक्वल टू एच बाय, एनर्जी बराबर होती है E इज इक्वल टू ए सी बाय लैम्डा, और टाइम बराबर होता है T इज इक्वल टू 1/f, और f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की। अगर हम कहते हैं कि हम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास कम है, तो एनर्जी जो है वो उसमें उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसमें अनसर्टेनिटी क्या होती जाएगी, वो ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वेवलेंथ कम होगी तो उस वक्त हमारे पास जो टाइम है उसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, टाइम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो बेसिकली वेवलेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और टाइम पीरियड के लिहाज से वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम इसी बना पे ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे ये सर्टन हो कि आप इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास कितनी एनर्जी है, अगर आपको ये यकीन हो कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो एनर्जी कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी। इस टाइम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर आप उस टाइम को एक्यूरेटली जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं तो आपके पास जो एनर्जी है उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो if you are certain with the energy of electron you cannot predict the time for which it had that energy and vice versa। ठीक है, और uncertainty in energy and time is equal to Planck's constant। और अगेन ये जो H है वो बेसिकली एक एटम जो है वो एटम में कंटेन है इलेक्ट्रॉन,
और उसमें जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसको एटम में कंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 4 पाई यानी कि सॉलिड एंगल से डिवाइड कर देते हैं, जो कि टी रेडियन में होता है, और ये बराबर होता है एच कट बाय 2। लेकिन बुक के मुताबिक ये फैक्टर क्या है, एच बाय 2 पाई इज इक्वल टू एच कट। ठीक है, लेकिन जो फाइनल फॉर्म है वो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि अनसर्टेनिटी, अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मोमेंटम है उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर मोमेंटम जो है वो उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती, वो सर्टन होता है, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, यानी कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल आर ग्रेटर देन एज कट, और डेल्टा पी डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एज कट, और यहाँ पे एज कट बराबर किसके है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।